Hello students, welcome to my channel. Take it from me. So today we are going to start a new chapter of economics, national income and related aggregates. बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत नॉलेजेबल भी है, सब कुछ है ना। सिर्फ एक स्टडीज़ को ऐसे ही सिर्फ कि मार्क्स के लिए हमको प्रिपेयर करना है, ये ना सोच के कभी भी पढ़ाई करना अपनी, है ना। हम स्टडीज़ करते हैं किस लिए? वो हमें नॉलेज देती है ना। नॉलेज ऐसी जो है वह लास्टिंग रहेगी, है ना, टिल आवर डेथ, राइट। बस वही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको रियल में ये बताएंगी कि हाँ, हम जिस कंट्री में रहते हैं, ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, जो इतना ये चलता रहता है, प्रोडक्शन होता है, सप्लाई होती है, डिमांड हम करते हैं, है ना, सामान बन के आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, गवर्नमेंट की टाइम पर गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ में चेंजेस होते रहते हैं, ये क्यों होते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिस्ट ही पता लगा सकते हैं। अगर हम ये कहें कि साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को ये समझ आ जाए तो उनको समझ नहीं आएगा। भाई उनकी स्ट्रीम अलग होती है, वो अलग चीज़ें पढ़ते हैं, हम अलग चीज़ें पढ़ते हैं। हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी होती है, उनको अलग टाइप की जानकारी, राइट। फिर भी अगर हम अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो रियल में देश को कौन चलाता है? इकोनॉमिस्ट ही तो चलाते हैं, राइट। इशारा आप समझ गए होंगे, स्ट्रीम आपके लिए कौन सी अच्छी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी लाइन होती हैं, लॉट्स ऑफ इसके अंदर बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, राइट। अच्छा चलिए, हम अपने वे से नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। आप तो सोचेंगे मैम जी ने क्या स्टार्ट कर दिया है, हम सीधे अपने उस पॉइंट पर आ जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम, है ना। स्ट्रीम सब अच्छी होती हैं बशर्ते आप उसको कितनी ऑनेस्टी के साथ काम उसमें कंप्लीट करते हैं अपना। ये तो हमने कह दिया अपनी बात को, स्ट्रीम सब अच्छी हैं। अगर हम इसमें अच्छे हैं तो वो उस लाइन में बहुत अच्छे होते हैं। हमें स्पेस के बारे में कोई जानकारियाँ नहीं होती किसी भी तरीके की, ठीक है। स्पेस पहुँचाने का काम तो वही लोग करते हैं भाई, है ना। अगर कोई मर रहा हो तो बचाते तो डॉक्टर्स हैं, इकोनॉमिस्ट नहीं बचाते। तो इसका मतलब क्या है? हर किसी की अपनी अपनी लाइन में एक इम्पॉर्टेंस होती है। बस बात यह है कि हम उस चीज़ को कितनी ऑनेस्टी के साथ करते हैं, राइट। किसी भी काम को करते हैं, किसी भी काम को करें, आप उसके अंदर पैशनेट होकर करें, पागलपन की हद तक आप उस काम को करें, डेफिनेटली सफलता आपके साथ होगी ही होगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरे हर एक वीडियो में अब आपको कुछ मोटिवेशनल बातें हम आपको ज़रूर बताएंगे। मुझे अच्छा लगता है बताना, मुझे लगता है कि हाँ, लाइफ ऐसे नहीं ऐसे भी जी जा सकती है, ठीक है ना। तो क्या बताया आज हमने कि जो भी काम करेंगे आप अपनी ऑनेस्टी के साथ दिल से करें, है ना। पढ़ना है दिल से पढ़ें, गेम्स है, स्पोर्ट्स में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन पैशनेट होकर के खेलें तो ही बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। आप म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप सिंगर बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेशनल इनकम की साइड। देखो, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि आखिर ये नेशनल इनकम होती क्या है। बहुत क्लियर हमने लिखा हुआ है ना। आज हमने नोट्स बिल्कुल बना करके आपके लिए तैयार किए हुए हैं, बस इससे जो रिलेटेड होगा वो हम आपको क्लियर करते जाएंगे। It is the sum of the factor income. It is the sum of the factor incomes earned by the normal residents of a country during the period of an accounting year. तीन बातें आ जाती हैं। एक तो फैक्टर इनकम का टोटल होती है हमारी क्या, नेशनल इनकम, ठीक है। और वो भी कौन अर्न करेगा? नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न करेगा किसी भी कंट्री का, और वो भी एक अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उसके बीच में जितनी भी हमारी टोटल इनकम अर्न हुई है वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स ने की है, वो हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। दो पॉइंट आ जाते हैं इसमें, एक तो ये फैक्टर इनकम क्या होती है, दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन से होते हैं। बहुत सिंपल, फैक्टर इनकम क्या होती है? वो इनकम जो हम अर्न करते हैं, अर्न करते मतलब जो हम कमाते हैं अपनी सर्विसेज दे करके, ठीक है। सर्विसेज दे करके, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, इसके बदले के पैसे आ रहे हैं, तो काम तो कर रहे हैं ना। कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी फैक्टर जो हमने लिखा हो रिलेटेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब से रिलेटेड कोई भी काम, माने प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन होगा तो आप क्या होगा, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी, अर्नड इनकम होनी चाहिए,
ठीक है, कमाई होनी चाहिए, काम करें आप, उसके बदले की जो भी इनकम होती है वो आप हमारी क्या होती है, फैक्टर इनकम होती है। समझ गया आप? इसमें ट्रांसफ़र इनकम की कोई वैल्यू कोई भी जगह इसमें नहीं, हम इसमें लिख देंगे यहाँ पे ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम कौन सी होती है? ट्रांसफ़र इनकम वो जो आपने यहाँ पे अर्न नहीं होगी, बल्कि कौन सी होगी, अनअर्नड होगी, अनअर्नड। जैसे आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया तो इसमें आपने कोई काम तो किया नहीं ना, आपने काम नहीं किया, उसके बावजूद भी आपको पैसे मिल गए, तो वो ट्रांसफ़र इनकम है। और ट्रांसफ़र इनकम का हमारी नेशनल इनकम के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, ये इसके अंदर नहीं आएगी। समझ गए? ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा फैक्टर इनकम। ये लोग, इनकी इनकम हो रही है क्योंकि ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है। जो हाउस होल्ड्स होते हैं ये ओनर, इन सर्विसेज के ये लोग ओनर होते हैं। जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, माना कोई भी सामान बन रहा है, आप समझ जाए मेरी बात को, सामान बन रहा, किसी भी तरीके का प्रोडक्शन है, उसे खरीदेगा कौन? हाउस होल्ड्स ना, है ना, हाउस होल्ड्स खरीदेंगे। इसका मतलब वो ओनर होते हैं इन सर्विसेज के, और वो हमें क्या देते हैं? फैक्टर पेमेंट। वो पैसे देते हैं, तो जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोडक्शन करता है, फिर खरीदता कौन है? हाउस होल्ड्स खरीदते हैं, फिर उन्होंने पेमेंट दिया, फिर उसने प्रोडक्शन कर दिया। इस तरीके से ये दो सेक्टर में आराम से चलता रहता है। वो बनाता रहता है और वो खरीदते रहते हैं, फिर वो बनाता रहता है, फिर वो खरीदते रहते हैं। इस तरीके से ये सर्किल इस तरीके से घूम जाता है। समझ गए? फैक्टर इनकम में ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी। एक तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, 4 चीज़ें हैं, इनको याद रखेंगे तभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएंगे। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, फिर आता है रेंट, जो आपने लैंड जैसे आपने किसी को अपनी दे दी रहने के लिए, है ना। कैपिटल आपने किसी से ले ली, उस पर इंटरेस्ट आपका लग गया। और प्रॉफिट तो आप जानते हैं क्या चीज़ होती है ना। आपकी जितना कॉस्ट था, कॉस्ट से ज़्यादा आपने किसी को सेल कर दिया, वो आपकी क्या हो गई? प्रॉफिट हो गया। इन चारों को हम ऐड कर देते हैं। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना, एम्प्लॉयज़ को काम करने के बदले का मिली हुई सैलरी। कंपेंसेशन मीन्स होती है सैलरीज आपकी, है ना। एम्प्लॉयज़ ने काम किया, उनको जो सैलरी दी वो, प्लस रेंट, प्लस इंटरेस्ट, प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ये हमारी क्या कहलाती है? नेशनल इनकम। हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम पर? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? वो इनकम होती है जो प्रोडक्शन के जरिए होती है। इट मीन्स यहाँ पर काम होता है जब अर्न इनकम होती है, जब हम कोई काम करते हैं उससे हमें जो इनकम होती है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। इतनी बात जहाँ तक है आपको समझ में आ गई होगी। चलें आगे। चीज़ों को ध्यान रखेंगे ना तो ईजी हो जाता है पढ़ाना भी और पढ़ना भी। नहीं, अब नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात और हो जाती थी अभी बीच में, रेजिडेंट्स पढ़ रहा है थे। नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होता है? देखो नॉर्मल रेजिडेंट्स इन अ कंट्री, एक जो भी नॉर्मल पर्सन, जैसे हम लोग रहते हैं तो इंडिया में, तो हम लोग कौन हो गए? नॉर्मल रेजिडेंट्स हो गए इन कंट्री के। अच्छा, और क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं इसमें, बस आप 2-3 चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। एक तो होना चाहिए कि जो भी पर्सन है वो यहाँ पर मोर देन 1 ईयर रहे। दूसरी चीज़, उसका रहने का जो इंटेंशन होना है यहाँ पर, वो इकोनॉमिकली होना चाहिए। इट मीन्स वो यहाँ पर रह करके इकोनॉमिकली सर्विसेज दे रहा हो, तो वो यहाँ पर कौन हो जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा। अगर वो सिर्फ घूमने फिरने के लिए आया है, स्टूडेंट आया है यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने के लिए, मेडिकल सर्विसेज के लिए आया है, या फिर मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई मैकेनिक हमने बुलाया है, कोई इंजीनियर यहाँ पर है, वो सारे लोग नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। समझ आ गई आपको मेरी बात? ठीक है। इसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, है ना। इंस्टीट्यूशन जितने होते हैं वो भी हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर भी हमने जो लिखा वो हम आपको पढ़ देते हैं। एक नॉर्मली रिजाइड इन द कंट्री मोर देन 1 ईयर, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। अगर हमने यही बताया इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। आप यहाँ रह रहे हैं कंट्री में तो आप पैसा कमाएं, ठीक है। हाँ, उसके बाद इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन दोनों आ जाते हैं इसके अंदर। A person may be a normal resident of one country even when he is a citizen of other। बहुत क्लियर बात है। नॉर्मल रेजिडेंट आप इंडिया के आराम से हो सकते हैं, भले ही आप सिटीजन किसी और कंट्री के, हमें कोई मतलब नहीं। आप यहाँ रह, अमेरिका का कोई भी पर्सन है यहाँ रह रहा है, 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, यहाँ रह करके उसने किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रखा है, इंडिया के लिए काम कर रहा, कमा रहा है, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हो गया, लेकिन सिटीजन का किसका है? अमेरिका का है। भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे आप यहाँ से जितने भी स्टूडेंट हैं बाहर जाते हैं, स्टूडेंट नहीं, यहाँ से जितने लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं और काम वहाँ पे जॉब करते हैं, वो सब लोग इंडिया के सिटीजन हैं और नॉर्मल रेजिडेंट्स कहाँ के हैं? बाहर के हैं, ठीक है। और क्या आता है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO वगैरह हैं, वो कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट किसी भी कंट्री का नहीं हो सकते, भले ही उनका यहाँ पर एक ऑफिस होता है ना, सब जगह होगा उनका ऑफिस, लेकिन वो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए,
ठीक है। और देखो फॉरेनर्स जो हॉलीडेज़ के लिए आए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, स्टडी करने के लिए स्टूडेंट आए हैं, स्पोर्ट्स के लिए आए हैं प्लेयर्स, है ना, कोई कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोग आए हुए हैं, नहीं होगा। कोई बीच में नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। क्रू मेंबर्स शिप जाता है किसी और जगह पे पहुंचा, है ना, तो आप वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। बॉर्डर पे जितने वर्कर्स काम करते हैं, जो हर वक्त बॉर्डर के इधर या उधर आते जाते रहते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते, उनका काम ही है पूरे दिन इधर उधर करना, ठीक है। ऑफिशियल डिप्लोमेट्स आर मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। फॉरेन कंट्री की आर्म फोर्स के लोग जो उसके मेंबर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। मैंने मार्का रखा है, ये सारे लोग इस कैटेगरी में नहीं आते, ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए आप लोग मेरी बात को? नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं, है ना। दो चीज़ें इसमें जरूर याद रखेंगे, एक तो वो पर्सन 1 ईयर यहाँ मोर देन 1 ईयर यहाँ रहे और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम जैसे कि बिल्कुल नाम से क्लियर है इसकी, देखो इट इज़ अ इनकम, सम ऑफ द फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, नो मैटर हु जनरेटेड, नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे क्या, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम हो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, इसको क्या कहा जाता है? NDPFC, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। समझें इसको क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट के इक्वल होता है हमेशा। क्यों हो जाता है? क्योंकि वही हमने बताया, अगर दो सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड हो गया और दूसरा कौन हो जाता है हमारा, एक जो प्रोड्यूसर हो जाता है वो हो जाता है। तो ये तो प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको खर्च कर रहे हैं, मतलब ये इनकी इनकम हो गई, इनका प्रोडक्ट हो गया, तो दोनों बराबर हो गए? नहीं हो गए भाई। ये प्रोडक्शन करते जाएंगे और ये उसको कंजप्शन करते जाएंगे, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। तो इसलिए डोमेस्टिक इनकम को डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि 2 सेक्टर वाले हैं, तो 2 सेक्टर वाले हैं अगर, तो उसमें क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम हमेशा डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आइडेंटिकल यानी कि बराबर हो जाती है, ठीक है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई यहाँ पर, ठीक है। अगर डोमेस्टिक इनकम में बहुत सिंपल बात है ये डोमेस्टिक इनकम, और एक और चीज़ हमने इसमें बताई है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, नो मैटर हु जनरेटेड, नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ठीक है। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, है ना। ये इसमें इस बात का मैटर कुछ भी नहीं करता कि ये नॉर्मल रेजिडेंट्स ने इसको जनरेट किया है या फिर नॉन रेजिडेंट्स ने किया है। आप टोटल जितनी भी इनकम है इंडिया की, उसको सबको यहाँ पर इकट्ठा कर दें, ऐड कर दें, हमारी वो क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी और समझा दें क्या चीज़ होती है। एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी आप जैसे ही समझ जाते हैं कि ना, ये इंडिया की जितनी ज्योग्राफी लाइन है उसके अंदर, पहले तो ये एक तो सिंपल हो गया आपकी लैंग्वेज। दूसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ हमने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इट डज़ नॉट रेफर टू द एरियाज़ ऑफ ओनरशिप। सिर्फ एरिया ही नहीं ओनरशिप का, कि जो इंडिया की जो बाउंड्री लाइन है आप सिर्फ वही हो गई, बल्कि बियॉन्ड पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए नेशन, इट ओनली रिफर्स टू द एरिया ऑफ ऑपरेशंस वेयर आर पर्सन्स आर गुड्स एंड आवर कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली टू सर्व आवर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। लेट्स सपोज इंडिया को जो एक शिप है वो यहाँ से जा कर के और उधर निकल जाता है अफ्रीका की साइड में, तो क्या वो इंडिया का नहीं रहा? इंडिया का है ना, है ना। इसका मतलब इंडियन टेरिटरी में वो इंक्लूड हो जाता है। मेरी बात समझ गए आप, है ना। इंडिया की ओनरशिप होनी चाहिए, ओनरशिप, है ना। बाउंड्री लाइन से नहीं मतलब है, बाउंड्री लाइन तो है ही, बाउंड्री लाइन तो है, इंडिया की ओनरशिप है अगर, तो वो चीज़ें किस में आएंगी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आएंगी, ठीक है। जैसे एम्बेसी है, फॉरेन एम्बेसी अगर इंडिया में है ना, तो वो फॉरेन के लोग वहाँ पर फ्रीली घूम फिर सकते हैं आराम से, क्लियर। हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन अगर इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है तो वो हमारी टेरिटरी के अंदर आता है, भले ही वो अमेरिका में क्यों ना हो, और हम वहाँ पर फ्री हैं घूमने फिरने के लिए। समझ गए आप मेरी बात को? तो यहाँ बाउंड्री लाइन तो है ही नहीं, बाउंड्री लाइन तो इंडिया के अंदर ही हो गई ना, लेकिन यहाँ ओनरशिप होती है, यहाँ पे ओनरशिप होनी चाहिए। तो जो चीज़ें वर्ल्ड में कहीं पर भी आपकी वो सामान हो, वो आपका है, वो आपकी टेरिटरी के अंदर आता है। समझ गए आप मेरी बात को?
ठीक है। चलते हैं हम आगे नेशनल इनकम की साइड पे अपनी। देखो अब नेशनल इनकम को NNPFC, एक तो हमने ये आपको नाम याद रखने होंगे। ये डोमेस्टिक इनकम थी तो NDPFC लिखा था। ये नेशनल इनकम है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, नो मैटर वेयर दिस इनकम इज जनरेटेड। ठीक है। इसमें क्या था कि इसको किसने जनरेट किया इससे कोई मतलब नहीं था। इसमें ये है इसे कहाँ जनरेट किया गया इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये नेशनल इनकम है। तो डेफिनेटली है कि डोमेस्टिक इनकम में अगर हम अब्रॉड की इनकम भी अपनी ऐड करते हैं तो हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। क्या समझ आई क्या आपको बात? डोमेस्टिक इनकम में यदि हम अपनी फॉरेन की इनकम भी ऐड कर दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड कर दें तो हमारी क्या बन जाती है? वो नेशनल इनकम NNPFC बन जाती है। डी की जगह क्या लिख देंगे? हम एन लिख देंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसीलिए इसका नाम आ जाता है कि नो मैटर वेयर दिस इनकम इज जनरेटेड। लेकिन बस ये सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स ही अर्न करेंगे, नॉन रेजिडेंट नहीं। ठीक है। क्वेश्चन में आपको बता देगा कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, बस उसके ही आपको ये चीज़ें आपको उसमें याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर? चलते हैं हम आगे इसमें। अब दो चीज़ें हो गई हमारे पास, एक तो NDPFC हो गया और NNPFC हो गया। अब हम आपको बताते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सारे इकट्ठे कर लिए हमने। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाते हैं जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। इसमें डेप्रिसिएशन भी आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन लेस कर दें, डेप्रिसिएशन का दूसरा अपर नेम भी है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है। ये इस नाम से भी आ जाता है इसके अंदर, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है। अगर हम GDP में से डेप्रिसिएशन लेस कर दो तो हमारा क्या बन जाता है? NDP बन जाता है। ग्रॉस, ये नेट, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस कर दो नेट बन जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलते हैं अपना नेक्स्ट। देखना आपको बात मेरी क्लियर हो गई होगी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आ जाते हैं अपने हम। अब आ जाते हैं कुछ इसमें स्पेशल बस बातें हम आपको बता देते हैं। अब जो मेन जो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, एक तो आ जाता है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या फिर फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर कोई भी हमने लिखा है, बिल्कुल ये बात क्लियर, इफ़ देयर इज़ नो गवर्नमेंट मीन्स नो टैक्सेस एंड सब्सिडीज़। ठीक है। अगर ना तो गवर्नमेंट है और तो गवर्नमेंट नहीं है तो इसका मतलब कोई टैक्सेस भी नहीं होंगे, इसका मतलब कोई सब्सिडी भी नहीं होगी। रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी डेट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझ जाए मेरी बात को। मार्केट प्राइस कब होगा? जब उसमें किसी भी तरीके का कोई भी ना तो कोई टैक्स होगा और ना ही कोई सब्सिडी होगी, तब उसे क्या कहेंगे हम? GDP-MP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये वाला बता क्लियर है? ये इतनी बात मेरी बिल्कुल ठीक है। चलते हैं आगे। ये हो गया हमारा GDP-MP। अगर हम GDP-MP में से बहुत इन चीज़ों को बहुत ध्यान से मेरे समझते चले जाना। ये हो गया हमारा GDP-MP, बड़ा बड़ा लिख दें, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। अगर हम इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर आकर के हम लेस कर दें और वो भी हम लिखें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर दें। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपको बता दें। नेट इनडायरेक्ट टैक्स से मतलब क्या होता है? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सब्सिडी लेस की हुई है इसका मतलब। ठीक है। उसे कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम GDP-MP में से GDP-MP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस
ये वाला जो हमने समझाया था, इसमें से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट हमसे लेती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स से हमारे सब्सिडी को अगर हम लेस कर देते हैं तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाता है। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझते चले जाना, ये कभी भी आपकी गलत नहीं हो सकती। हमारा बन जाता है GDPFC, ये बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट पर। बात मेरी समझ गए आप लोग अच्छे से। अगर MP है, MP मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कब होता है? जब हमें गवर्नमेंट उसमें नहीं होगी, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं, इसका मतलब कोई टैक्सेस नहीं, कोई सब्सिडीज नहीं, तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माने इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दोनों दे रखे हो क्वेश्चन में, तो अब दोनों आपको लेस करने, सीधी सी बात है। कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करने, सब्सिडी ऐड करनी, सॉरी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी डायरेक्ट यहाँ करके नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? GDPFC आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये तो D लिखा हुआ है ना आपका, समझ रहे हैं आप? D है, डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं हम। चलते हैं GNP पर। GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेशनल प्रोडक्ट हो गए, ये तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे, ये नेशनल प्रोडक्ट हो गए। इसमें से भी हम सेम, अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर देते हैं तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा GNP और वो भी FC। हर MP में से इतना, फिर सुन लें, हर मार्केट प्राइस में से जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे तो वो GNPFC फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। ये क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने होंगे। नेक्स्ट वाला जो आपका आएगा ना वो जब हम इसमें इसके न्यूमेरिकल समझाएंगे, उसमें यही पूछे, जैसे आपने उसमें पूछ लिया GNPFC कैलकुलेट करो। अब GNPFC कैलकुलेट करने के लिए आपको GNPMP आप कैलकुलेट कर लो, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर दो नेट वाला, तो आपका GNPFC कैलकुलेट हो जाएगा। समझ आ गई आपको मेरी बात? ठीक है, चलते हैं हम आगे। GNP तक हम पहुंच गए। अब हम चलते हैं, ये तो हमने G की बात कर रहे थे हम, G मतलब ग्रॉस की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे N की, है ना? NDP MP, इस वाले की बात कर रहे हैं, ये वाले, ठीक है। ये ग्रॉस था, ये नेट हो गया, ठीक है। इसमें से अब हम सीधे क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर, क्या बन जाएगा हमारा? हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस किए हैं ना, किस में से लेस कर रहे थे हम लोग? NDP MP में से इनडायरेक्ट, तो हमारा क्या बन जाता है? NDPFC। कोई प्रॉब्लम नहीं कैसे भी। ऐसे ही ये GNP दे रखा है, इसका भी हम ये बना देते हैं NNP, क्योंकि क्वेश्चन में तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाना किसी भी कीमत पर। ये NNP MP, फिर इसमें से माइनस कर दो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या बन जाएगा आपका? NNPFC। बताओ, मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो, GDP था, GDP का ये ग्रॉस था, नेट बन गया। ये भी ग्रॉस था, इसको भी हमने नेट बना दिया, ठीक है। कुछ भी नहीं है। MP को FC बनाने के लिए, फिर से सुने मेरी बात को और सुन करके ध्यान रखेंगे। MP को FC बनाने के लिए आपको उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करना होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मीन्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ अलग अलग दे रखी है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस किया जाएगा और सब्सिडीज़ को ऐड किया जाएगा। मुझे लगता है इतनी बात आपको मेरी शायद समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है ना? अब चलते हैं आगे। GDP MP ये समझ में आ गया है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। इसमें हमेशा क्या होता है, क्योंकि ये ग्रॉस होता है। अब ग्रॉस और नेट में कुछ हम बता देते हैं कि ग्रॉस और नेट कैसे बनेगी, है ना। यहाँ तक इतनी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब कुछ और समझा दें। देखो GDP MP पे चलते हैं ना। GDP MP
ये जो GDP MP होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है ना, बता दिया कि मार्केट वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव होता है हमेशा, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि ग्रॉस है। इस ग्रॉस को नेट बनाने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर इस ग्रॉस को नेट बनाना है हमको, मतलब GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन अगर हम कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, NDP MP बन जाएगा। बन गया, क्या प्रॉब्लम, इसमें डेप्रिसिएशन हटा दो, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड हो गया क्योंकि ग्रॉस है, ये बन गया नेट। सही, क्लियर है मेरी बात। चलते हैं आगे। अब दूसरी चीज़, अब हम पढ़ते हैं GDP FC पर। अभी तक तो हमने ये सारा क्या पढ़ा था, आपने MP पढ़े थे, मार्केट प्राइस पढ़ रहा था, हमने फैक्टर कॉस्ट नहीं पढ़ा। अब हम पढ़ाते हैं आपको GDP FC। कुछ नहीं चीज़ें बस समझते चले जाना मेरी चीज़ों को। देखो इसमें क्या होता है, इसमें तो प्रोडक्शन होता है, सारा प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। ये क्या है, ये टोटल फैक्टर इनकम है जो जनरेट होती है ना, टोटल फैक्टर, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट है ना, टोटल फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम मतलब अर्न की हुई इनकम, जब इस शुरुआत में बिल्कुल बताई थी हमने, है ना, टोटल फैक्टर इनकम है। इसमें फैक्टर इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वही कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखते हैं हम, है ना, जिससे आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी। इसमें आएगा जैसे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर आता है रेंट, है ना, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये चार चीज़ें आती हैं। चारों चीज़ों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये नेशनल इनकम बन जाती है हमारी, ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, है ना। इसमें प्लस इसमें डेप्रिसिएशन भी होगा तो हमारा क्या बन जाता है, GDP FC बन जाता है। ये वाला बन जाता है हमारा, समझ गए मेरी बात को, है ना। ये GDP FC होता है हमारा। अब इसमें कुछ भी कैलकुलेट करा सकते हैं आप क्वेश्चन पे, अगर GDP FC दे रखा है, ये सब चीज़ें दे रखी हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी होंगी, ठीक है। अगर GDP MP, इसका मतलब उन्होंने प्रोडक्शन दे रखा होगा तो फिर आपको GDP MP कैलकुलेट करना होगा, चीज़ों को समझ करके, है ना, तब आप करेंगे इसके अंदर। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई GDP FC, है ना। अब बहुत सिंपल बात है, अगर हम इसमें G की जगह N कर दें तो फिर से डेप्रिसिएशन हटा देना। अगर हम इसमें G की जगह NDP FC बनाना चाहें, इसको NDP FC, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, इसको सिर्फ GDP FC माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, बन गया। समझ में आ गई इतनी बात, दिक्कत कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। चीज़ों को बिल्कुल एकदम आराम से रिलैक्स होकर समझते चले जाएं तो इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखें, बहुत आराम से ये चीज़ें क्लियर होंगी। MP और FC का डिफरेंसेस क्लियर होगा आपको, ठीक है। MP से FC बन जाता है, डायरेक्ट आप FC भी बना सकते हैं। अगर आप ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो ये चीज़ें आप ऐड कर देंगे, डायरेक्ट आपके FC बन जाएंगे। फैक्टर कॉस्ट मतलब वो जो चीज़ें जनरेट मैंने इनकम जहाँ पर इसके ज़रिए यहाँ पर वो की जाएगी, अर्न की जाएगी, ठीक है। चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा और बताएंगे, बस ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप चिंता नहीं करें कि आपको लगे पता नहीं क्या क्या आज बताया जा रहा है, बोर होगा पढ़ते पढ़ते। एक आ जाते हैं अब हम GNP, अभी हमने इसमें बताया था आपको, ये आ गया GNP FC, GNP, ठीक है, GNP MP था ये वाला, GNP MP ठीक है। अब GNP क्योंकि ये नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हमें इसका मतलब इसमें क्या किया होगा, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, GDP MP ले लेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस ले लिया, वो तो हम निकालना हमको आ ही गया, और उसमें अब्रॉड की इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर, बन गया हमारा,
ठीक है। जीडीपी एमपी तो डोमेस्टिक हो गया, और डोमेस्टिक को जब हम नेशनल बनाते हैं तो बस कुछ नहीं करते, उसमें इनकम पर जितनी भी फॉरेन की हमारी इनकम, फैक्टर इनकम जो अब्रॉड की है उसे ऐड कर दो, जीएमपी बन गया हमारा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? क्लियर हुआ मेरी बात? ठीक है, ये तो हो गया जी। अब आ जाते हैं एन पर, एनएनपी एमपी। एनएनपी के लिए भी हम एनडीपी लेंगे, एनडीपी एमपी ले लो, और इसमें भी NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ऊपर लिखा हुआ इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐड कर। ठीक है, जो जिससे रिलेटेड है उसमें वही हमने ऐड किया है, कुछ भी स्पेशल नहीं कर रहे हैं हम, कुछ भी स्पेशल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आ जाते हैं एक और, GNPFC, GNPFC, ये हमने MP बताए हैं, ये हम FC बता रहे हैं आपको, तो इसमें भी GDP-FC लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, देखो MP के लिए MP लेना पड़ता है, FC के लिए FC लेना पड़ता है, प्लस यही NFI ऐड कर दो, कुछ भी नहीं है, हाँ है ना। और ये NNP-FC के लिए हम लेंगे NDP-FC प्लस NFI। ओके, बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। NNPFC, NDPFC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, प्लस NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और ये NNPFC ही हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। ये लास्ट में ये हमारी क्या होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, अपनी नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के लिए NNPFC कह सकते हैं, NNPFC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कह सकते हैं, या फिर नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जितना भी एक साल के अंदर जितना भी कमाया होता है उसका जो टोटल होता है वो भी क्या आता है, हमारा नेशनल इनकम के अंदर आ जाता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई मेरी? आई थिंक दिस शुड बी क्लियर, मतलब हमने बताने की पूरी कोशिश की है अपनी साइड से आपको। फिर भी देखिए बच्चे, बताना दूसरे का काम होता है, समझना आपका काम होता है। ठीक है ना, एक बार नहीं तो आप उसको दूसरी बार तीसरी बार जब आप सुनेंगे तो आपको ये सब चीज़ें, अगर आप बुक में देखेंगे ना तो बुक में तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग दे रखा होता है ना। भाई बुक होती है, उसकी लैंग्वेज बहुत हाई रहती है ना। हम इतनी हाई लैंग्वेज में हमें तो वैसे भी कुछ नहीं आता है ना। हम तो आपको भी पढ़ा रहे हैं, खुद भी समझ में आ रहा है हमको भी। ठीक है, जितना हमसे हो सका उतना हमने ईजी लैंग्वेज में आपको ये बात समझाने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हम बार बार अपनी वीडियोस में कहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम विद योर सजेशन, पूछें मुझसे, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, आप सीख रहे हैं तो हम भी आपके साथ ही सीख रहे हैं। ओके बच्चे, तो इसके बाद हम सीधे आपको GDP बताएंगे, और GDP पर सीधे आपको नेशनल इनकम को न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको GDP का कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे, बस नॉमिनल GDP और रियल GDP के थोड़े से न्यूमेरिकल हम आपको करा दें। उसके बाद हम आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल की साइड ले चलेंगे, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है और काफ़ी नॉलेजेबल भी है। ये बात हमने भी पहले भी आपको बोली थी। ठीक है, ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।